हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू मेडिकल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन से क्या होता है कि रेस्पिरेशन हम जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो माँ के गर्भ में रहते हैं तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? तो माँ के पेट में जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा के थ्रू बच्चों में रेस्पिरेशन होता है, मतलब उसमें प्लासेंटा से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन, हम सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो इसमें दो मेन गैसेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन एंड सेकेंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाई इज टेकन आउट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल नॉर्मल एडल्ट जो होता है उसमें जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 40 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। ये जो नॉर्मल वैल्यू है रेस्पिरेशन की 14 से 20 ब्रीथ पर मिनट होगी। तो रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन एक रूट होता है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो हम अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड ब्लड। तो लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने फेजेस होते हैं? तो रेस्पिरेशन में मोस्टली दो फेजेस होंगे, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि एयर एंटर करेगा लंग्स में फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर से जब हम एयर हमारे लंग्स में एंटर करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। एंड एक्सपिरेशन मतलब कि एयर लीव इनटू द, मतलब लंग से हम हवा मतलब बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन बोलते हैं। ये पैसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सपिरेशन मतलब एयर बाहर छोड़ना एटमॉस्फेयर में। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एक्सपिरेशन या पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। करेंगे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम ऑल टुगेदर कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी कि नोज, तो सबसे पहले नोज से स्टार्ट होता है, तो ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, तो फेरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं वाइस बॉक्स। फिर आता है नीचे ये जो विंड पाइप दिखती है, लॉन्ग विंड पाइप, जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसको हम लॉन्ग विंड पाइप भी कहते हैं। ये जो ट्रेकिया है, फिर यहाँ पे बाइफर्गेशन हो जाता है। तो ये जो दो बाइफर्गेशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई एंड द लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर ये जो दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। फिर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये है एल्वियोलाई और ये जो दो है दिस इज अ ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट लंग, विंड पाइप जिसको हम ट्रकिया कहते हैं, लैरिंग्स,
फेरिंग्स एंड द नोज। तो नोज से स्टार्ट होता है, जिसमें हम रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम नोज से रेस्पिरेशन करते हैं। तो नोज से रेस्पिरेशन करते हैं तो जो भी ऑक्सीजन है वो हम नोज के थ्रू पहले आता है, तो नेजल कैविटी यानी कि नोज। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है नोज। तो नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएंगे। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रकिया और ये जो ब्रोंकाई है दो, इनको इन दोनों को टुगेदर कहते हैं ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ये एक ट्री की तरह दिखती है और ये ब्रांचेस, इसलिए इसको ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। देन आता है ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। देन लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग। प्लूरा, प्लूरा क्या होती है, लंग्स की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। प्लूरा क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है। देन आता है रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेशन में कौन कौन से मसल्स हेल्प करते हैं, तो ये जो हम दो मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम, ये है डायफ्राम। तो ये दोनों मसल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होती है। तो रेस्पिरेटरी यूनिट का मतलब क्या होता है कि पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स। लंग पैरेन्काइमा जो होता है, जो कि टर्मिनल पोर्शन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिसमें आता है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई, इन दोनों को ऑल टुगेदर मिलकर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट बेसिकली ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई को ऑल टुगेदर कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जो कि पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स, जो कि टर्मिनल पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो ये है दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो हमें दिख रहा है दिस इज एल्वियोलर सैक, और ये जो ब्लैंक स्पेस है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, और ये जो है दोनों मतलब ये एल्वियोलाई है जिसमें मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हमने देखा कि रेस्पिरेटरी यूनिट, तो इनको टुगेदर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, जहाँ पे मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। नाउ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं कि मेम्ब्रेन थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं कि मेम्ब्रेन थ्रू विच गैसेस का एक्सचेंज ऑकर होता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड, जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो कि लंग और ब्लड के बीच में होता है। तो जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन दोनों ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन और एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होता है इस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं एंड रेस्पिरेटरी यूनिट, ये दोनों का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज सेवरल की फंक्शंस इंक्लूडिंग, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन आता है गैस एक्सचेंज का। गैस एक्सचेंज का क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी का गैस एक्सचेंज, जो कि सबसे मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, गैस एक्सचेंज। दूसरा आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करता है, जब हम CO2 बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ हम बॉडी से हीट भी बाहर छोड़ते हैं, तो हीट भी हम एक्सपीरेशन करते हैं। तो हीट भी बाहर जाने से क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। थर्ड फंक्शन आता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या आता है कि सेंस ऑफ स्मेल। तो हमारे नोज में जो ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं। फोर्थ आता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई एयर। तो वार्मिंग और ह्यूमिडिफाई एयर, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज में आते हैं और जो कि ड्राई होंगे तो उसको कूल करना, यानी कि उसको मॉइस्चराइज करना, ह्यूमिडिफाई करना, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही फंक्शन होता है। प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे प्रिवेंशन करेंगे, तो फॉरेन पार्टिकल जो भी हम नोज से हम अभी सांस लेते हैं नोज से, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं हमारे नोज में, जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं। अगर नोज में डस्ट पार्टिकल ट्रैक नहीं हो पाएगी तो जो हमारे नोज में म्यूकस प्रेजेंट होता है उसमें जाकर चिपक जाते हैं।
अगर उसमें भी अगर नहीं हो पाए तो वो अंदर ट्रकिया तरफ जाके लंग्स में चले जाएंगे, जिससे हमें क्या होता है, दो रिफ्लेक्स आते हैं, जैसे कफी रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्स है, जो फोर्सफुली जो भी पार्टिकल्स है उनको हम फोर्सफुली एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो डस्ट जो फॉरेन पार्टिकल्स है इनको प्रिवेंशन करना, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नाउ ओकलाइजेशन। ओकलाइजेशन क्या होता है कि बोलना। तो ओकलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो लैरिंग्स का होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ओकलाइजेशन इज वन अनदर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेवेंथ आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस कैसे रेगुलेट करता है, कैसे बैलेंस करेगा? तो हम जब एक्सपिरेशन करते हैं, CO2 बाहर निकालते, तो बॉडी में अगर CO2 ज़्यादा बनने लगेगा, मेटाबॉलिज्म तो ज़्यादा CO2 बनने लगेगा, तो क्या होगा कि हम उसे ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होगा, बॉडी का पीएच मेंटेन रहेगा। डिफेंस मैकेनिज्म, नेक्स्ट फंक्शन आता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का खुद का ऑन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कुछ मास सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। नाइन्थ आता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा? तो इसमें भी होता है कि जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो कुछ वाटर भी बॉडी से लॉस हो जाता है, जिससे वाटर भी रेगुलेट होता है, वाटर मेंटेनेंस होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच भी मेंटेन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन से ब्लड पीएच मेंटेन होगा एंड एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन, तो रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिक फंक्शन भी होता है, जिससे हम CO2 बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस होता है उसको हम अंदर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।